आज हम बात करने वाले हैं नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के एक बहुत ही अहम सेक्शन की, सेक्शन 187। यकीन मानिए, ये एक ऐसा बदलाव है जो पुलिस कस्टोडी को लेकर दशकों से चले आ रहे नियमों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगा। देखिए, जब भी कोई गिरफ्तारी होती है तो एक घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। पुलिस के पास पूछताछ के लिए होते हैं सिर्फ 24 घंटे। अब जरा सोचिए, किसी बड़े या पेचीदा केस में ये वक्त कितना कम है। तो सवाल ये है कि जब ये 24 घंटे खत्म हो जाते हैं तब क्या? बस यहीं से पुलिस कस्टडी का असली खेल शुरू होता है। तो अब तक सीन क्या था? जो पुराना कानून था उसमें एक बहुत बड़ी बंदिश थी। सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने जजमेंट की वजह से पुलिस को गिरफ्तारी के बाद जो शुरुआती 15 दिन होते थे ना, उसी के अंदर अपनी पूरी की पूरी पुलिस कस्टडी लेनी पड़ती थी। मतलब एक तरह से यूज इट और लूज इट वाला मामला था। इसको ऐसे समझते हैं, पुरानी सीआरपीसी में पुलिस के हाथ में 15 दिन का एक सॉलिड ब्लॉक था। बस एक बार में शुरू में ही इसका इस्तेमाल करना होता था। लेकिन नया बीएनएसएस कानून इसे एक स्मार्ट फ्लेक्सिबल टूलकिट बना देता है, जिसे जांच की जरूरत के हिसाब से टुकड़ों में जब चाहे तब इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी को कहते हैं स्टैगर्ड कस्टडी। जी हाँ, ये वो नया नियम है जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा गेम ही बदल कर रख देगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये स्टैगर्ड कस्टडी है क्या चीज़? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। अब पुलिस अपनी मैक्सिमम 15 दिन की कस्टडी पूरी एक साथ या फिर टुकड़ों में ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कस्टडी शुरुआती जांच के दौरान कभी भी ली जा सकती है, सिर्फ गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही नहीं। एक पल के लिए सोचिए कि यह असल में कैसे काम करेगा। पुलिस अब 5 दिन की हिरासत ले सकती है, आरोपी को जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेज सकती है, और फिर हफ्तों बाद जब कोई नया सबूत हाथ लगता है या कोई गवाह सामने आता है तो उसी आरोपी को वापस पुलिस हिरासत में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये पावर अनलिमिटेड है। इसकी भी एक सीमा है। बीएनएसएस 2 अलग-अलग विंडो या कह लीजिए समय सीमाएं तय करता है, जिनके अंदर ही पुलिस इस पावर का इस्तेमाल कर सकती है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है क्राइम की गंभीरता पर। आइए इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ 2 कैटेगरीज हैं। पहली है गंभीर अपराध, यानी वो केस जिनमें सजा 10 साल से ज्यादा, उम्र कैद या मौत है। ऐसे मामलों में पुलिस को अपनी 15 दिन की कस्टडी इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तारी के बाद पहले 60 दिनों की विंडो मिलती है, और इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए टोटल टाइम है 90 दिन। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, अन्य अपराध, जिनकी सजा 10 साल से कम है। इनके लिए कस्टडी की विंडो छोटी है, सिर्फ 40 दिन की, और जांच पूरी करने की डेडलाइन है 60 दिन। थियरी तो बहुत हो गई। चलिए अब इसे एक असली केस के उदाहरण से समझते हैं, ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। मान लीजिए मिस्टर ए को डकैती के आरोप में पकड़ा गया है। ये एक गंभीर अपराध है, राइट? तो पुलिस के पास 60 दिन की विंडो है अपनी 15 दिन की कस्टडी इस्तेमाल करने के लिए। अब देखिए कैसे होता है। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट 7 दिन की पुलिस कस्टडी पीसी दे देते हैं। फिर 31वें दिन जांच में कुछ नए डिजिटल सबूत हाथ लगते हैं। पुलिस फौरन मजिस्ट्रेट के पास जाती है और 5 दिन की पीसी और ले लेती है। और फिर 55वें दिन पुलिस को मिस्टर ए का आमना सामना एक नए गवाह से कराना है, और उन्हें आखिरी 3 दिन की पीसी और मिल जाती है। तो यहाँ हुआ क्या? देखिए, कुल 15 दिन की कस्टडी का इस्तेमाल हुआ, लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से। पूरी 60 दिन की विंडो में इसे फैलाकर इस्तेमाल किया गया। और इसका फायदा, इससे सबूतों पर आधारित एक मॉडर्न और गहरी जांच मुमकिन हो पाई। लेकिन एक बात गांठ बांधने वाली है, 60वें दिन के बाद ये विंडो हमेशा के लिए बंद हो जाती है, शटर डाउन। इसके बाद कोई और पुलिस हिरासत नहीं मिल सकती, भले ही 15 दिन पूरे हुए हों या न हुए हों। अच्छा, अब दूसरा पहलू देखते हैं। क्या होता है अगर पुलिस ये डेडलाइन मिस कर दे? मान लीजिए मिस बी को एक ऐसे क्राइम के लिए पकड़ा गया है जिसमें 7 साल की सजा है। मतलब पुलिस को मिली 40 दिन की विंडो। दूसरे दिन मैजिस्ट्रेट ने 5 दिन की पीसी दी, और फिर मिस बी को जेल भेज दिया गया। अब सीन बदलता है 41वें दिन। पुलिस को लगता है कि अरे, हमें तो और पूछताछ करनी है। तो अब सवाल ये है, 41st डे है, क्या पुलिस को मिस बी की और कस्टडी मिल सकती है? जवाब है नहीं। बहुत देर हो चुकी है। 40 दिन की विंडो बंद हो चुकी है। और मजे की बात देखिए, भले ही पुलिस ने अपने 15 में से सिर्फ 5 दिन इस्तेमाल किए हों, बाकी बचे 10 दिन अब लैप्स हो गए। वो गए।
अब उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अब तक ये तो साफ है कि ये नई पावर काफी फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये कोई खुली छूट नहीं है। इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ बहुत जरूरी सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा उपाय भी बनाए गए हैं। इसमें 3 सबसे जरूरी नियम हैं, इन्हें ध्यान से समझिए। पहला, जब भी पुलिस कस्टडी चाहिए या उसे बढ़वाना हो तो आरोपी को हर बार मजिस्ट्रेट के सामने फिजिकली यानी व्यक्तिगत रूप से पेश करना ही होगा। दूसरा, अगर जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में टाइम बढ़वाना है तो पेशी फिजिकली या फिर ऑडियो वीडियो के जरिए हो सकती है। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, जो फाइनल डेडलाइंस हैं वो पत्थर की लकीर हैं। अगर 90 या 60 दिन में जांच रिपोर्ट फाइल नहीं हुई तो डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल ही जाएगा। तो सवाल उठता है कि इन सब का हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के लिए मतलब क्या है? असल में ये पावर के बैलेंस में, शक्ति के संतुलन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसे सिक्के के 2 पहलुओं की तरह देखिए। एक तरफ जांच एजेंसियों के लिए ये एक जबरदस्त टूल है। वो अब आराम से सबूत इकट्ठा कर सकते हैं और फिर नए फैक्ट्स के आधार पर आरोपी से पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरोपी और उनके वकीलों के लिए ये एक नई चुनौती है। किसी को जेल से निकालकर बार बार पुलिस लॉकअप में ले जाने का ख्याल ही परेशान करने वाला हो सकता है। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? कुछ बड़ी बातें हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नया टैक्टिकल गेम प्लान, नए सबूतों के आधार पर पूछताछ करने की आज़ादी, आरोपी पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ने की आशंका भी है। और डिफेंस के लिए शुरू में ही बेल हासिल करना अब और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गया है। और सच कहूं तो ये एक सेक्शन पूरे बीएनएसएस के सेंट्रल आइडिया को पकड़ लेता है। ये एक तरह का तनाव है, एक तरफ असरदार जांच की जरूरत और दूसरी तरफ एक व्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, और इन्हीं दोनों के बीच एक नया बैलेंस बनाने की ये एक कोशिश है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है, क्या ये मॉडर्न पुलिसिंग के लिए एक ज़रूरी अपग्रेड है, या फिर ये इंसाफ के तराजू को किसी एक तरफ बहुत ज़्यादा तो नहीं झुका देता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई ज़रूरी है।